दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसका नाम है फ्लाइट 914 पैन अमेरिका और वो 37 साल बाद लैंड हुआ था। यानी कि ये प्लेन 1955 में टेक ऑफ किया था और 1992 में लैंड हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी प्लेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से, जहाँ पे DC-4 नाम के एक प्राइवेट जेट ने टेक ऑफ किया 12 जुलाई 1955 को। और दोस्तों उस प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। और दोस्तों वो एक चार्टर प्लेन था। दोस्तों ये प्लेन मायामी की तरफ जा रहा था, पर अफसोस ये प्लेन कभी मायामी पहुंच ही नहीं पाया। ये प्लेन बीच रास्ते में ही कहाँ पर गुम हो गया था। दोस्तों वो प्लेन जहाँ पे गायब हुआ था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सबूत नहीं मिला कि वो क्रैश हुआ है। दोस्तों 12 जुलाई 1955 में जब ये प्लेन गायब हुआ था, उसके 37 साल बाद कार्कस एयरपोर्ट के ATC को एक प्लेन ने कांटेक्ट किया। वो प्लेन पूरी तरीके से अनजान था, उसका कोई अता पता नहीं था ATC के पास। और ATC को उन्होंने बोला कि हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। दोस्तों तब ATC ने पायलट से उनका परिचय पूछा, तो पायलट ने परिचय के जगह पर यह बताया कि वो एक प्लेन DC-4 में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। उस प्लेन का नाम है फ्लाइट 914 पैन अमेरिका। तब पायलट ने एक और क्वेश्चन पूछा कि हम कहाँ पर हैं। तब ATC को उनके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एक प्लेन का नाम ले रहे थे जो 37 साल पहले गायब हो चुका था। फाइनली इन्हें एयरपोर्ट में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। और जैसे ही प्लेन लैंड होता है तब एक ग्राउंड क्रू मेंबर प्लेन के पास में जाता है और बताता है कि ये 1992 है और ये कार्कस वेनेजुला एयरपोर्ट है। ये सब देखकर और सुनकर पायलट हैरान हो जाता है और बोलता है कि यहाँ से हम जा रहे हैं, और एक फाइल हिलाते हुए कहता है बाय बाय। और तभी एक पेपर उसके फाइल से गिर जाता है और तभी का तभी ये प्लेन हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। तो ग्राउंड क्रू इस घटना का आई विटनेस था और जो ATC से बात की हुई रिकॉर्डिंग आज तक गवर्नमेंट के हिरासत में रखी गई है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और यहाँ से ही शुरू होती है हमारी केस स्टडी। दोस्तों अगर एक प्लेन 37 साल बाद लैंड होता है विदाउट एनी डैमेज, तो ये सिर्फ एक ही कारणवश हो सकता है, जो है टाइम ट्रैवल करके। और दोस्तों टाइम ट्रैवल करना मतलब या फिर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास घूमना या फिर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना। और अब क्योंकि पृथ्वी पर ब्लैक होल का होना नामुमकिन है, इसीलिए हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों DC-4 फ्लाइट 914 एक 2 इंजन प्रोपेलर वाला प्लेन था। यानी कि ये जेट इंजन वाले प्लेन्स बोइंग 737 से भी कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये प्लेन कभी भी इतनी स्पीड को गेन नहीं कर पाएगा कि वो टाइम ट्रैवल कर सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइट की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट टाइम ट्रैवल करके समय में आगे जा सकता है। पर फ्लाइट 914 की हुई ये घटना किसी भी तरह से इंडिकेट नहीं करता है कि वो टाइम ट्रैवल किए है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इसके जानने के लिए हमें जो पायलट के द्वारा छोड़ा हुआ कैलेंडर है उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये कैलेंडर 1955 का था। तो सवाल ये नहीं है कि वो कैलेंडर 1955 का था, पर सवाल ये है कि पायलट के पास वो कैलेंडर क्या कर रहा था। क्या पायलट को दिन या तारीख याद नहीं रहता था? और आखिर में सवाल ये आता है कि आखिर ये कैलेंडर कौन सी फाइल में से गिरा था, वो कौन सी फाइल थी जो पायलट के हाथ में थी तभी। दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। 30 अक्टूबर 1935 B299 नाम का एक प्लेन टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को एक पायलट ने रिमूव या
अनलॉक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो जाता है। दोस्तों, फ्लाइट कंट्रोल सरफेस एक कंट्रोल होता है जो फ्लाइट के एल्टीट्यूड और स्पीड को मेंटेन करके रखता है और डायरेक्शंस को भी मेंटेन करके रखता है। दोस्तों, उस ज़माने में पायलट्स को एक सीक्वेंस में प्लेन को कंट्रोल करना पड़ता था और वो सीक्वेंस पूरा का पूरा याद होना चाहिए पायलट को, और उस टाइम पे पायलट को ये याद नहीं पड़ा। दोस्तों, इस घटना के बाद हर एक प्लेन में चेकलिस्ट का होना जरूरी कर दिया गया था। इस चेकलिस्ट में हर वो चीज़ लिखा होता है जो पायलट को प्लेन उड़ाते वक्त काम आता है। अगर बात करें फ्लाइट 914 की, तो उसके पायलट के हाथ में चेकलिस्ट होना चाहिए था, जबकि उसके हाथ में ये कैलेंडर क्या कर रहा था। तो या फिर यहाँ पे उसके पास कोई ऐसा पेपर होना चाहिए था जो फ्लाइट को उड़ाने में काम आए, पर उसके हाथ में कैलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और पायलट के पास ये कैलेंडर का होना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। तो चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि फ्लाइट के पायलट को एक कैलेंडर भी दिया गया होगा। ऐसा कोई कैलेंडर देना चाहिए ना कि वो प्लेन से रिलेटेड हो। वो तो प्लेन से रिलेटेड था ही नहीं। जब आप कैलेंडर को अच्छे से देखोगे और जब आप कैलेंडर को अच्छे से जांच करोगे, तो उसमें आपको एक कंपनी का नाम मिलेगा जिसका नाम है ब्रिच ब्रोस। दरअसल ये सिर्फ एक बस का नाम है जो 1950 के ज़माने में चली करती थी, और इस बस का प्लेन से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर ये कैलेंडर उस पायलट के पास कैसे आया? दोस्तों, इन सब वालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम स्टार्टिंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब ये गायब हो गया था। बात करें एविएशन फील्ड की, तो जितने भी प्लेन्स मिसिंग हुए हैं या क्रैश हो चुके हैं या फिर टेक ऑफ या लैंडिंग की है, तो उन सभी रिकॉर्ड किया जाता है। उन सब का एक लिस्ट बनाया जाता है जो आप विकिपीडिया या एविएशन के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने 12 जुलाई 1955 का मिसिंग प्लेन्स की लिस्ट निकाली, तो उसमें कोई भी प्लेन आज तक मिस नहीं हुआ था। ना ही कोई फ्लाइट 914 नाम का एक प्लेन न्यूयॉर्क से क्या पूरे वर्ल्ड से कहाँ पे भी 12 जुलाई 1955 को नहीं उड़ा था। दोस्तों, जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो वो आग की तरफ फैल जाती है और न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस के तौर पे दिखाई देती है। पर फ्लाइट 914 के बारे में उसके घटना के एक ही दिन बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ था पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स में, और जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पे। अब फ्लाइट 914 के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा कि वो सच में है या नहीं। दोस्तों, इसके लिए मैंने पूरे लिस्ट चेक की जिधर सारे प्लेन्स का डाटा लिखा हुआ था, यानी जितने भी प्लेन्स आज तक बनाए गए हैं उन सबके नंबर्स लिखे हुए थे, पर फ्लाइट 914 कहाँ पे भी नहीं था। और दोस्तों, अगर आप इसे गूगल में सर्च करते हैं तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि इसके साथ हुई घटना दुनिया की सबसे मिस्टीरियस घटना है। इसे तो फ्रंट लिस्ट में होना चाहिए था, तभी भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जहाँ पे किसी ऑफिशियल साइट में इसका जिक्र किया हो। बेसिकली एयरलाइन कंपनीज एक प्लेन को खरीदते हैं और उसके बाद उसका नाम देते हैं उस प्लेन को, जैसे कि फ्लाइट 370, फ्लाइट MS-370। पर किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसा कोई भी प्लेन नहीं बनाया है जिसका नाम हो फ्लाइट 914, बोइंग हो या एयरबस। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। रही बात सारे सबूतों की कि वो कैलेंडर और वो ATC से हुई बातचीत को गवर्नमेंट की हिरासत में नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होना चाहिए था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दोस्तों, सच तो ये है कि ऐसा कोई प्लेन ही नहीं था दुनिया में, और ना ही कोई ऐसी घटना हुई थी 1955 में, और ना ही ऐसा कोई सबूत था। दोस्तों, और थोड़ी छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि एक न्यूज़पेपर ने इसे सबसे पहले छापा था, और उसमें एक आई विटनेस का भी फोटो था जिसने पायलट से बात की थी। पर न्यूज़पेपर में छपा ये खबर वायरल नहीं हुआ। इसके कुछ सालों बाद इस खबर को दोबारा छापा गया
और इस बार आई विटनेस के भी फ़ोटो को बदल दिया गया और इसके बाद और भी न्यूज़पेपर वालों ने इसे छापना शुरू कर दिया और ये फेक स्टोरी आग की तरह वायरल हो गई और इसका पूरा सच अब आपके सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।